गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग जो बुक के पीछे के प्रश्न थे वो कर रहे थे, ठीक है ना। कुछ प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए थे। अब जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उसमें थोड़े बहुत प्रश्न वो अपन अपने कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें 27 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है 28 वाला प्रश्न है, ठीक है ना। सभी आपको खोल बोल के बैठ जाना, ठीक है ना। और बुक में 1 बाई 1 क्वेश्चन जो हमने सोल्व करे हैं उनको आपने कर ही लिए होंगे कॉपी में, ठीक है। अब जैसे 28 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग सभी क्या करो, बुक खोल के बैठ जाओ। तो 28 नंबर के क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस KCl ये मिक्स करके AgCl प्लस KNO3 ये प्रक्रिया दे रखी है बच्चों। हमको बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, उसका हमें नाम लिखना है और हमें समझाना है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, देखो आप यहाँ पे देखो Ag का पार्टनर कौन है, NO3, और पोटेशियम का पार्टनर कौन है, क्लोरीन। अब यहाँ पे क्या करें, इन्होंने अपने जो पार्टनर थे उनको एक्सचेंज कर दिया। Ag पहले किसके साथ था, NO3 के साथ। अब Ag किसके साथ है, Cl के साथ। पोटेशियम पहले किसके साथ था, Cl के साथ, और पोटेशियम किसके साथ हो गया, KNO3 के साथ। तो यानी कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, इन्होंने सिल्वर ने और पोटेशियम ने क्या किया, अपने अपने जो पार्टनर थे उनको विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो कितनी बार विस्थापन हुआ, यहाँ पे 2 बार। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि सिल्वर किसके साथ में जुड़ चुका है, क्लोरीन के साथ में, और पोटेशियम किसके साथ में जुड़ चुका है, NO3 के साथ में। यानी कि इनके जो पुराने पार्टनर थे उन्होंने इनको एक्सचेंज करके जो इनके नए पार्टनर थे उनके साथ में मिलकर के इन्होंने यौगिक बना लिए हैं। तो ये आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा और ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया, दिख भी रहा है आपको वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑक्सीकरण व अपचयन के आधार पर अपन को ऑक्सीकरण व अपचयन को इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के आधार पर समझाइए। यानी कि ऑक्सीकरण व अपचयन की परिभाषा अपन को इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर समझानी है। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण क्या होता है, मैंने आपको बताया था। कैसे याद रखोगे, ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और अपचयन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे L का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और यहां लिखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। तो ये अपना L, यहाँ पे E और ये O, ठीक है ना। तो इन तीनों से मिलकर क्या बना, अपना लियो। तो इससे आप याद रखना। और यहाँ पे ये G है और ये E है और ये R है, इससे मिलकर क्या बना, जंग, ठीक है। तो लॉस का मतलब क्या होता है, त्यागना, किसका, इलेक्ट्रॉन का। और गेन का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो जब अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो उसे अपन ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उसे अपन अपचयन बोलते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, जैसे मान लो सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इसका विन्यास कितना होगा, 2 8 है। ये जब अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे उतना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, तो यह प्रक्रिया कैसी हो जाएगी, ऑक्सीकरण। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण। और जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ये Cl- में बदल गया। एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया इसलिए इसके ऊपर एक माइनस आएगा। माइनस चार्ज क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को। कितनी अधिकता है, जितना इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो यह प्रक्रिया क्या हो जाएगी, अपचयन। तो इस तरीके से आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा को बताना है, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है कि आप याद कैसे रखोगे, ठीक है। और इसको आपको शब्दों में लिख देना है। तो ये हुआ आपका प्रश्न नंबर 29। उत्प्रेरक। अब प्रश्न नंबर 30 है, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं लिखिए, ये बच्चों हम लोग
31 है अपघटनीय अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है 32 क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में एथिल एल्कोहल मिलाकर क्यों रखा जाता है, ठीक है। ये इसके बाद फिर अपना क्वेश्चन है 32, 30 और 31 हम लोग पहले कर चुके हैं थ्योरी में, उसको आप वहां से देख लेना। 32 है क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में एथिल एल्कोहल मिला के क्यों रखा जाता है। एथिल एल्कोहल क्या करता है बच्चों, यहाँ पे ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। वो क्या करता है, अभिक्रिया की गति को धीमा कर देता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विषैली गैस COCl2 बनाती है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया की दर, अब ये क्या है, इस गैस को अपन बोलते हैं बच्चों फास्जीन गैस, और ये जो फास्जीन गैस होती है ये विषैली होती है। तो विषैली प्रकृति के होने के कारण यह हानिकारक होती है, आप समझ ही रहे हो। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया की गति को धीमा करने के लिए इसमें एथेनॉल मिलाया जाता है, C2H5OH, इसको बोलते हैं बच्चों एथेनॉल। इसको मैंने आपको थ्योरी में भी समझा दिया था। और यहाँ पे एथेनॉल कार्य करता है ऋणात्मक उत्प्रेरक का। तो आपको ये अभिक्रिया लिखनी है। अभिक्रिया लिखने के बाद में फिर आपको 1-2 लाइनों में इसको लिख देना है कि यहाँ पे इसको क्यों मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 32, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपना 33 नंबर का प्रश्न है। 33 नंबर के प्रश्न में, अब 33 नंबर के प्रश्न में क्या है कि दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण का जलीय विलीन क्षारीय होता है, क्यों। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर जो बना विलयन है वो किस प्रकार का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि अम्ल क्या है, दुर्बल है, और क्षार क्या है बच्चों, प्रबल है। तो डेफिनेटली इनसे मिलकर बनने वाले विलयन की pH क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी, इसलिए वो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। तो ये अपना 33 नंबर का क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट अपन अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है ना। 33 तो हो गया, अब अपन 34 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 34 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग देखिए। तो उसके अंदर क्या ये अभिक्रियाएं संभव है, उत्तर कारण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको करना है अच्छे से। पहले तो आप इसको खुद ट्राई करके देखो कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर अपन 33 को डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है ना। यहां तक तो अपन निकल लिया है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में बोल रहा है क्या ये अभिक्रिया संभव है, उसका कारण सहित लिखिए। तो इसमें देखिए आप पहले अभिक्रिया दे रखी है अपन को, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, ये मिलकर के बनाएंगे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है। तो बच्चों आप बताओ ये अभिक्रिया संभव है क्या। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, पहले तो इस अभिक्रिया को पहचानो। ये अभिक्रिया है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया, और विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण में से या उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर जो होता है, इसको मैंने आपको कैसे समझाया था, वो जो सक्रियता श्रेणी थी उसका मैंने तरीका भी आपको बता दिया था, उसको याद कर लेना। तो उस सक्रियता श्रेणी के हिसाब से कॉपर क्या होता है, कम क्रियाशील, तो कम क्रियाशील, और जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील। ये मैं किस आधार पर बता रहा हूं आपको, ये मैं इस आधार पर बता रहा हूं कि जो हमने सक्रियता श्रेणी निर्धारित की थी उसके हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा है, यानी कि ये अभिक्रिया क्या होगी, संभव नहीं होगी, ठीक है। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा, क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से कम होती है इसलिए कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, अतः यह अभिक्रिया संभव नहीं होगी, ठीक है। तो ये अपना 33 क्वेश्चन का पहले का उत्तर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर आपका दूसरा पार्ट दिया हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, एक अभिक्रिया हमको दे रखी है Fe प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू यहां बन रहा है FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों ये अभिक्रिया संभव है कि नहीं।
यहाँ पे आयरन क्या कर रहा है, आयरन अधिक क्रियाशील तत्व होता है और कॉपर कम क्रियाशील तत्व होता है। ये क्या है बच्चों, अधिक क्रियाशील, और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर रहा है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा है। एफी ने क्या किया, कॉपर को यहां से विस्थापित कर दिया, यानी कि अभिक्रिया क्या होगी, संभव होगी। उत्तर में क्या लिखोगे, क्योंकि एफी की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है, इसलिए अधिक क्रियाशील तत्व एफी कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये हमने प्रश्न संख्या 33 तक हमने कंप्लीट कर लिया, 33 तक। नेक्स्ट अपन बच्चों कल करेंगे, बाकी बच्चे में क्वेश्चन आप भी ट्राई करो। कल हम इस चैप्टर के जो बच्चे में सारे क्वेश्चन है वो कल हम डिस्कस कर लेंगे।